अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेजबान हन्नान बुखारी। नाज़रीन, दुआ करते हैं कि नए हफ्ते की नई सुबह आपके लिए ढेरों खुशियां लेके आप ही की चौखट पे आपका इंतजार कर रही हो। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन, मौजूदा सूरत हाल की अगर बात की जाए तो कोरोना वायरस की वजह से सनतकार और टेक्सटाइल सेक्टर, एसएमई सेक्टर और दीगर सेक्टर्स जो हैं वो काफी बदहाली का शिकार थे और परेशानी का शिकार थे। खास तौर पे मुलाजमीन, हजारों की तादाद में जो मुलाजमीन उन सेक्टर्स के अंदर काम कर रहे थे वो इस कदर परेशान थे कि घरों के चूल्हे ठंडे हो चुके थे, अपने घर का सिस्टम चलाना मुश्किल हो चुका था, बिजली के बिल जो है वो फराम करना मुश्किल हो चुका था, घरों का राशन पूरा करना मुश्किल हो चुका था। उसकी वजह यह थी कि सेक्टर्स जब बंद हो चुके थे तो सेक्टर मालकान की जानिब से कुछ हद तक 1-2 महीने तो इमदाद जो है वो की गई। बहुत सारे सेक्टर्स की जानिब से अभी भी लगातार इमदाद भी जारी है, लेकिन फिर भी बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जब उनका कारोबार का पहिया रुका तो उस पहिए के रुकने की वजह से, मुंजमद होने की वजह से जो बहुत सारे मुलाजमीन वहां पे काम कर रहे थे उनके घरों के चूल्हे भी ठंडे हो चुके थे। तो इस मौजूदा सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए सनतकारों के लिए और एसएमई सेक्टर्स के लिए खास तौर पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट की जानिब से कोलैबोरेशन से एक रोजगार स्कीम जो है वो मुतारफ करवाई गई। उस रोजगार स्कीम का मकसद क्या होगा कि लोन फ्राहम किया जाएगा, कर्जा दिया जाएगा बहुत कम शरह सूद के ऊपर मुतलका सेक्टर्स को, और जैसे ही उनके पास वो लोन पहुंचेगा, वो कर्जा पहुंचेगा तो उसके जरिए वहां पे काम करने वाले मुलाजमीन जो हैं उनको तनख्वाहें दी जा सकेंगी। अब ये सेक्टर खुलने की वजह से भी मुंजमद था। अब वो खुलने की वजह से मुंजमद किस तरह सा, ये भी आपको बता देता हूं। जब 2-2, 3-3 महीनों की सैलरीज किसी भी मुलाजमीन की जो है वो जमा हो गई और इसके साथ साथ इतनी इनकम ही सेक्टर्स के पास नहीं थी कि वो अपने सेक्टर को दोबारा रन कर सकें, माल वहां पे डाल सकें और प्रोडक्शन को दोबारा चालू कर सकें। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए रोजगार स्कीम जो है वो अंधेरे के कमरे में रोशनी की किरण इस वक्त मौजूदा सूरत हाल के अंदर साबित हो रही है और इस किरण से बहुत सारे लोगों की उम्मीदें वाबस्ता हैं। इन उम्मीदों के हवाले से और रोजगार स्कीम के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आज हमने दावत दे रखी है फैसलाबाद चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट राना सिकंदर आजम हमारे साथ मौजूद होंगे। तो वेलकम करते हैं सर आपको शो के अंदर। और उनके साथ साथ सरफराज अहमद नदीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि चीफ मैनेजर है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान फैसलाबाद के। तो आप दोनों को वेलकम करते हैं जी। पहले मैं चाहूंगा जो राव सिकंदर साहब हैं उनकी तरफ मैं चलूं तो मौजूदा सूरत हाल के साथ साथ रोजगार स्कीम के हवाले से भी पूछूं। सिकंदर साहब, क्या कहेंगे आप रोजगार स्कीम की अगर खास तौर पे बात की जाए, इससे कौन से सेक्टर्स होंगे, स्पेसिफिकली कौन से सेक्टर्स होंगे जो कि मुस्तफीद होंगे और इस रोजगार स्कीम से जो मुलाजमीन वहां पे काम कर रहे हैं उनको क्या फायदा हासिल होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हनान, आपका और सिटी 41 का बहुत शुक्रिया कि इस अहम मौजू पे आपने हमें बात करने का मौका फराहम किया। जिस तरह आपने अपने इंट्रो में बताया है तो ये रोज़गार स्कीम जो है ख़ास करके गवर्नमेंट पाकिस्तान ने स्टेट बैंक के साथ मिल के इनिशिएट की है। और ये रोज़गार स्कीम है क्या? एक्चुअल ये है कि इस बहरान में जब तमाम बिजनेसेस बंद हो गए, फैक्ट्रियां बंद हो गई, मिलें बंद हो गई और उसके साथ कारोबार बंद हुआ, तो अब यहाँ पे एक मसला पैदा हो गया कि लोगों को रोज़गार से ले ऑफ ना कर दिया जाए। अब ज़ाहिर है जिस सनतकार का कारोबार बंद हो गया वो सैलरी कहाँ से देगा? ये एक चेन चलती है कि उसकी प्रोडक्ट बाहर जा रही हैं, वहाँ से पैसा आ रहा है तो उससे वो अपना जो मटेरियल है वो भी ख़रीद रहा है और साथ साथ में वो सैलरी भी पे करता है। तो जब वो सारा सिस्टम यकदम रुका तो उससे ये हुआ कि अब इन लोगों के रोज़गार का तहफ़्फ़ुज़ किस तरह किया जाए। तो मैं गवर्नमेंट पाकिस्तान को अप्रिशिएट करता हूँ, बल्कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को और स्टेट बैंक के डॉक्टर रज़ा बाकर को, जिन्होंने मिल के ये स्कीम बनाई कि हम आपको अपने मुलाजमीन के लिए एक कर्जा फराहम करते हैं, जिसका नाम उन्होंने रोज़गार स्कीम रखा कि आप अपने मुलाजमीन को रोज़गार से हटाएंगे नहीं, ले ऑफ नहीं करेंगे उन्हें। आप ये नहीं कहेंगे जी अब हमारा कारोबार बंद है और आप चले जाएं, घरों में बैठे। कहाँ जाना था उन्होंने, किस तरह अपना गुजारा करना था? गवर्नमेंट ने कहा कि हम आपको एक लोन देते हैं। और मैं इसमें जो ये सूद का लफ्ज़ है ना, मैं इसे भी नहीं तस्लीम करने के लिए तैयार। 3% सालाना, चाहे 1% मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारा कॉन्सेप्ट और बना हुआ है
इसमें यह है कि ये जो पैसा है गवर्नमेंट का, जिस तरह ये सारा मोबिलाइज होता है और उसके बाद सर्विस चार्जेस जो हैं आप इसको करने ना 3% सालाना है, ये कोई इस तरह का नहीं है जी आप माहाना बेस पे किसी को पैसे देने हैं। अच्छा, ये एक और चीज़ है, लेकिन हमने अप्रिशिएट इस तरह किया है कि अभी फैसलाबाद में तकरीबन 2 अरब रुपया सनतकारों को, एसएमई सेक्टर को मिला है कि जो अपने मुलाजमीन को आप पे करोगे। इसमें आप ताजर हो, आप दुकानदार हो, आप भी ले सकते हैं, आप छोटी फैक्ट्री के मालिक हैं वो भी ले सकते हैं, आप एक बड़े अदारे के ओनर हैं आप भी ले सकते हैं। उसमें उन्होंने किया ये है कि आप एक तहफ़्फ़ुज़ उन्होंने मांगा है कि ये 100% आप इंश्योर करोगे कि आप अपने मुलाजमीन को बेरोजगार नहीं करोगे। ये उनके लिए है, ये नहीं है कि ये पैसा आप लो और अपने मुलाजमीन को अदायगी भी ना करो और अपने ऊपर खर्च कर लो, ये इसलिए नहीं है। अब ये बहुत बड़ी स्कीम है, इससे लोगों ने, अब चूंकि ये स्कीम शुरू हुई है और इसका दुरानिया रखा है उन्होंने कि पहले रखा था कि आप 3 माह की सैलरी ले सकते हो, अब गवर्नमेंट ने इसको इन्हांस करके अगले 3 माह के लिए कर दिया, यानी अप्रैल मई जून की लेनी थी, अब जुलाई अगस्त सितंबर ये 6 माह की सैलरी वो दे रहे हैं। और उसमें मुलाजमीन का एक सबसे बड़ा जो उसमें 100% यही था कि मुलाजमीन का तहफ़्फ़ुज़ करना और उनका रोजगार चलते रहना है। मतलब गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव तो लिया गया है। मैं सरफराज साहब से ये पूछना चाह रहा हूं, सर मुझे ये थोड़ा सा बताइएगा कि मतलब कितना लोन लिया जा सकता है, डिटरमिन किस तरह से करेगी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कि इसका सेक्टर कितना बड़ा है, कितने मुलाजमीन है और कहां तक इसको लोन दिया जा सकता है। इसका सवाल मैं जवाब इसलिए लेना चाह रहा हूं, बहुत सारे लोग जो इस वक्त टीवी पे देख रहे हैं इसको, अगर उसकी कोई छोटी फैक्ट्री है, उसकी कोई बड़ी सनत है, उसको इस चीज का इल्म हो सके कि इसको हमने किस तरह से गवर्नमेंट से लेना है, इसका प्रोसीजर क्या होगा और कितने पैसों तक ले सकते हैं इसको लोन। बहुत शुक्रिया हनान साहब आपका और आपकी टीम का, सिटी 41 का, कि हम मशकूर हैं कि उन्होंने हमें यह मौका फराहम किया। और मैं ख़ास तौर पे शुक्रगुजार हूँ राना सिकंदर आज़म साहब का कि इनके साथ हमारी कोलैबोरेशन चल रही है पिछले खासे अरसे से, लेकिन ख़ास तौर पे ये जब से कोरोना की वबा आई और दुनिया पे ये वबा फैलना शुरू हुई तो ख़ास तौर पे हमारा फोकस ये था कि पाकिस्तान में हुकूमत पाकिस्तान ने भी आपने देखा कि उनका फोकस ये रहा कि लोगों का रोज़गार चलता रहना चाहिए। और जो शुरू के महीने थे मार्च अप्रैल मई में, वहाँ पे इस कोरोना की वबा की वजह से बहुत सारे कारोबार न सिर्फ ये कि बंद हो गए बल्कि उनके एम्प्लॉयज़ जो हैं उनके बेरोज़गार होने का एक इम्कान पैदा हो गया। कुछ हद तक तो लोगों ने अपने जो बिजनेस कम्युनिटी है उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरियाँ दी, लेकिन जैसे आप बता रहे थे अपने इंट्रो में कि एक सनतकार के लिए भी बहुत मुश्किल है कि जब वहाँ पे उसके बिजनेस सिनेरियो डैम्पन होते जा रहे हैं, इंटरनेशनल एक्सपोर्ट ऑर्डर्स नहीं हैं और उसके जो ओवरहेड्स हैं वो वैसे के वैसे हैं, तो उसके लिए अपने एम्प्लॉयमेंट को कंटिन्यू रखना अपने एम्प्लॉयज़ के वो एक खासा बड़ा चैलेंज था। इस हवाले से आपने देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने भी हमेशा छोटे और दरमियाने दर्जे के जो कारोबारी लोग हैं या आम आदमी हैं उसके रोज़गार के हवाले से बहुत आवाज़ उठाई और हमेशा से ऐसी पॉलिसियों पर जोर दिया जिससे कि आपके छोटा और आम आदमी कम से कम मुतासर हो। इसी हवाले से ये रोज़गार स्कीम का इनेकाद किया गया और बहुत खूबसूरत बात कर रहे थे राना सिकंदर साहब कि इसका जो 3% सालाना शरह मार्कअप है, जिसे सूद कहना शायद मुनासिब नहीं है, इसलिए कि ये सिर्फ और सिर्फ सर्विस चार्जेस हैं और ये वो चार्जेस हैं कि जो कि एक कमर्शियल बैंक लोन हैंडलिंग प्रोसीजर के लिए इनकर कर रहा होता है। और इसमें स्टेट बैंक इसमें फाइलर और नॉन फाइलर का भी कोई फर्क होगा शरह? जी बिल्कुल बिल्कुल, जो फाइलर है या जो टैक्स पेयर है और एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में मौजूद है उसके लिए ये 3% सालाना के ऊपर शरह सूद के ऊपर कर्जा अवेलेबल होगा, जबकि नॉन फाइलर के लिए 5% है। और इसमें दूसरी सहूलत ये है कि ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इसके सरमाए की फराहमी करेगा, कर्जा मिलेगा, किसी भी कमर्शियल बैंक से आप कर्जा ले सकते हैं। और दूसरी खूबी ये है कि इसमें डॉक्यूमेंटेशन को इंतहाई रिड्यूस करके रखा गया, बल्कि यहाँ तक कि एक छोटा कारोबारी तबका अगर उसके पास कोलेट्रल की रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो रही या उसके पास डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से वो एक्सपर्टीज नहीं है, तो उसके लिए भी फैसिलिटेट करने के लिए हम बैंकों के साथ मुसलसल राब्ते में रहते हैं। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे लेकिन ब्रेक का वक्त हो गया है, तो एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद नाज़रीन दोबारा हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हमारे साथ फैसलाबाद चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट सिकंदर आजम मौजूद थे और उनके साथ साथ सरफराज अहमद नदीम जो कि चीफ मैनेजर है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान फैसलाबाद के, दोनों के साथ गुफ्तगू जारी सारी थी। अब मैं जो है खास तौर पे राना सिकंदर आजम जो है उनकी तरफ जाना चाहूंगा, क्योंकि स्कीम तो बड़ी जबरदस्त है जो कि मुतारफ करवाई गई है गवर्नमेंट की तरफ से और स्टेट बैंक की तरफ से, लेकिन ताजर इससे किस हद तक खुश हैं इन्हीं की जुबानी जानते हैं। आप ताजरों की नुमाइंदगी करते हैं और ताजर मुतमिन है इस स्कीम को लेके? हनान साहब 100% से भी ज्यादा, वो इसलिए कि नंबर वन, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार कोई इस तरह की स्कीम आई है कि जो मुलाजमीन के रोजगार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है, और वो हमारे मुलाजमीन हमारे हैं और पेमेंट जो है वो गवर्नमेंट कर रही है थ्रू स्टेट बैंक के। अब स्टेट बैंक का किरदार इसमें क्या था? फैसिलिटेटर है, लेकिन इन्होंने अपने रोल से जो इनके गवर्नर है स्टेट बैंक पाकिस्तान डॉक्टर रजा बाकर, उन्होंने जिस तरह चैम्बर्स के साथ मिलके पूरे पाकिस्तान में इसको इनिशिएट किया, मैं समझता हूं कि शायद इसकी मिसाल ना मिले। और उनका किरदार जो है वो सबसे पहले है कि उन्होंने अब फैसलाबाद चैम्बर के साथ महीने में 2 से 3 बार जूम पे मीटिंग हो जाती है उनके साथ। फैसलाबाद हिस्ट्री में वो पहली बार यहाँ आए और आज तक कोई गवर्नर स्टेट बैंक फैसलाबाद नहीं आया था। और उसके बाद इस तरह रूटीनली मीटिंग्स करना, और पाकिस्तान में सबसे पहला हेल्प डेस्क जो है वो भी फैसलाबाद चैम्बर में स्टेट बैंक ने कायम किया कि आप जिस तरह चाहें हम आपको हर तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। आपको डॉक्यूमेंटेशन की प्रॉब्लम हो, आपको किसी किस्म की, तो वो सारी। अच्छा, प्रोसेस के हवाले से मुझे थोड़ा बताइएगा, जो सनतकार इस वक्त देख रहे हैं इसका प्रोसेस क्या होगा लोन लेने? प्रोसेस बड़ा देखें जी सिंपल है कि आपके एम्प्लॉइज जो जिन्हें आप सैलरी पे कर रहे हो, ऑलरेडी जिनको दे रहे हो, आपका उनके पास रिकॉर्ड होगा। उसके लिए पहले तो ये था कि आप उनके अकाउंट्स हर सूरत बैंक में होने चाहिए, लेकिन हमने उन्हें जब गवर्नर साहब से बात की तो उन्होंने इस बात को समझा और इस पर फिर उन्होंने अपना ऑर्डर भी जारी किया कि हाँ, HR मैनेजर अगर लिख के दे दे कि ये मेरे एम्प्लॉई हैं, ये मेरी लिस्ट है, तो हम इसे ओन करेंगे। और इसलिए ये सिंपल होता गया और इसमें डॉक्यूमेंटेशन जो है वो कम होती गई। और इसी तरह चीफ साहब आपको बताएंगे कि जो इसमें कोलेटरल है उसकी भी उन्होंने 60% तक का, अगर मैंने 1 लाख लोन लेना है तो 60,000 का कोलेटरल की कोई जरूरत नहीं है, वो स्टेट बैंक का रिस्क आ गया उसमें। 40% जो पोर्शन है उसकी मैं गारंटी दूंगा कि ये जी मैं वापस भी, अब यहां से वापस भी आपने लेना है। लेकिन इसमें डॉक्यूमेंटेशन बहुत मिनिमाइज है, इसमें आप पे ट्रस्ट किया जा रहा है, ताजर हो, SME सेक्टर हो, सनतकार हो, लेकिन हनान साहब मिलेगा उससे ही जिसका ऑलरेडी बिजनेस है। हम ये समझें कि जिसका कारोबार ही नहीं है, जो कोई काम ही नहीं कर रहा, जिसकी फैक्ट्री नहीं है, वो कहे मुझे नहीं मिला तो मैं कल को ये कहूं, वेरिफिकेशन हर सूरत होगी, सिस्टम है एक पूरा बना हुआ। लेकिन इससे आसान कर्जा, फिर मैं कहूंगा इससे आसान कर्जा पाकिस्तान में ना कभी मिला है ना कभी आइंदा मिलेगा, ये जो इन्होंने रोजगार स्कीम दिया। तो लेकिन मैं यहाँ पे ये आपकी माजरत चाहता हूँ, बात काट रहा हूँ, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे छोटे ताजर मौजूद हैं, घंटाघर के अतराफ की बात कर ली जाए, 8 बाजारों के अंदर, जिनके पास मुलाजमीन तो 2-2, 3-3 हैं दुकान में, लेकिन लाखों का बिजनेस जो है वो रन कर रहे हैं। लेकिन वो बिजनेस रुकने की वजह से उनको भी सॉफ्ट लोन्स इस तरह के चाहिए कि 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख, ताकि वो अपना सर्कल घुमा सके दोबारा। उनके लिए भी कोई स्कीम है? सारी स्कीम ही उनके लिए है, ताजरों के लिए है। SME सेक्टर क्या कहते हैं? स्मॉल मीडियम एंटरप्रेन्योर्स। नहीं, मेरी कहने का मकसद, आप एक दुकानदार हो, मैं आपको कहता हूं मैं दुकानदार हूं, मैं लेना चाह रहा हूं, मुझे मिला भी है और मैं ले भी सकता हूं, कोई इतराज नहीं। अगर 2 बंदे आपके पास काम कर रहे हैं, 2 बंदों की सैलरी 40,000, 20-20 हजार उनकी सैलरी है, 40,000 सैलरी है, 6 महीनों के लिए आप ज्यादा से ज्यादा उनसे 6 लाख ले लेंगे, तो वो भी मुलाजमीन को जाएगा। लेकिन बिजनेस को रन करने के लिए जो वो और स्कीमें हैं। देखिए हनान साहब, आज हम जो बात कर रहे हैं ना, वो स्पेसिफिक रोजगार स्कीम पे बात हो रही है कि रोजगार स्कीम। इसी तरह स्टेट बैंक की सैकड़ों की तादाद में स्कीमें हैं मुख्तलिफ, वो लोन्स हैं, उसमें मसलन सोलर है, उसमें 6% सालाना पे है कि आप सोलर यूनिट जो है अपने इंस्टॉल करवाएं और उसका जो आप स्टेट बैंक ने जो स्कीम अनाउंस की है। इसी तरह एक्सपोर्टर्स के लिए उन्हें फॉर एवर 3% पे मिलता है, रीफाइनेंस स्कीम है।
ये बहुत सारी स्कीमें हैं जिनकी वजह से अच्छा, मेरा ख्याल है ये अवेयरनेस कम होने की वजह से या लोगों को ना पता होने की वजह से भी बहुत सारे लोग हैं जो कि इससे मुस्तफीद नहीं हो पाते। नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं हनान, जो लोग बिजनेस करते हैं, जो उससे रिलेटेड लोग हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, सब अवेल करते हैं, उनकी तो नजर होती है। यही है ना, अब जो बिजनेस जो कर रहे हैं, अभी ये रोजगार स्कीम चूंकि पहली बार आई है, तो आप देखेंगे कि 2 अरब अगर फैसलाबाद में पिछले महीने तक हो गया, तो ये 4 अरब रुपया इस महीने में आ जाएगा। ये देख बड़ी बात है। आप एक स्कीम लाओ और उसके बाद खामोशी से बैठ जाओ जी, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। स्टेट बैंक ने पहली बार किया है कि सोशल मीडिया पे, अखबारात पे, टीवी पे, ये आपका प्रोग्राम ये लोगों को अवेयरनेस देने के लिए है कि ये हम स्कीम लेके आए हैं, आओ भाई इसका फायदा ले लो। और हेल्प डेस्क कैम्प करने का मकसद ही यहां था, ये था इनका चैम्बर में कि 7000 लोग जो हैं, अब हमने अपनी वेबसाइट पे डाला है, अपने मेंबर्स को लेटर लिखे हैं, सबको पता चल गया कि आओ जी इस रोजगार स्कीम से फायदा उठाओ। और इसमें एक बात और है कि जो लोग ये समझते हैं कि ये सूदी सिस्टम है या सूद का आंसर आता है, इसमें इस्लामिक बैंक के जरिए भी आप ले सकते हो। ये नहीं है कि आप कन्वेंशनल जो बैंकिंग है वहीं से आपने करना है, जो इस्लामिक ब्रांचेस हैं वो भी आपको देंगी, आप उस तरीके से ले सकते हो। इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अब फायदा लोगों ने खुद उठाना है। ये इन्होंने अवेयरनेस कैंपेन एक चलाई है। मैं गवर्नर स्टेट बैंक को, इनकी पूरी टीम को इस बात पे अप्रिशिएट करता हूं कि ये स्कीम बना के अपने ऑफिस में नहीं बैठ गए, ये हर एसोसिएशन के पास गए हैं, ये चैम्बर में 4 बार आ चुके हैं। आज भी आपकी इतला के लिए 11 बजे गवर्नर स्टेट बैंक जूम पे अपना चैम्बर में ऑन लाइव होंगे और वहां पे इस तरह चल रहा है। मैंने अपनी देखे 30-35 साल मुझे बिजनेस करते हो गए हैं, मैंने इस तरह का स्टेट बैंक का रोल नहीं देखा। अब इससे फायदा उठाना है, वो हम इन्हें ब्लेम नहीं अब कर सकेंगे। ये बात है क्लियर बड़ी। मैं अपने जो ट्रस्ट लेवल है उस पर बात करूंगा कि स्टेट बैंक ने जो अपना किरदार अदा करना था करने के बावजूद कर रहा है, डेली बेसिस पे कर रहा है। उनकी तरफ से चीफ मैनेजर फैसलाबाद में फोकल पर्सन है। कोई बैंक आपको इनकार करे, आपसे नजायज डॉक्यूमेंट मांगे, आप सब कहीं पे हर्डल वो कर रहा है। हेल्प डेस्क का काम इसीलिए है और फोकल पर्सन का मुकर्रर करना इस बात की दलील है कि आपको हमने फैसिलिटेट करना है। अब ये नहीं है वो जो सुर्ख फीते वाली रुकावटें होती थी ना जी, स्टेट बैंक ने तमाम वो रुकावटें तोड़ दी हैं कि जी आपको कोई प्रॉब्लम हो, आप इनके नंबर्स, पहली बार हुआ इन्होंने नंबर अपने जो मोबाइल फोन नंबर्स हैं वो पब्लिक कर दिए हैं। इन्होंने हेल्प डेस्क वहां पे एक अपना ऑफिसर बैठा दिया है, 24 घंटे अवेलेबल है। आपको कोई प्रॉब्लम हो, इन्हें मिलने में कोई हर्ज नहीं है। आप एक जस्ट फोन कॉल करो और कोई, ये मैं अपनी चैम्बर्स की तरफ से अपने मेंबर्स को और एसोसिएशन के खास करके चेयरमैन और हेड्स को कहूंगा कि जो मुख्तलिफ सेक्टर के हैं कि वो इस बात का ख्याल करें कि वो सबसे पहले देखें, आप अप्लाई करें। अब आपने अप्लाई नहीं किया तो हम इनसे क्या गिला कर सकते हैं? सबसे पहले आप अप्लाई करें। अप्लाई वही करेगा जो जेन्युइन जिसकी जरूरत है। अब कोई बंदा ये कहे कि जी मुझे वैसे ही मिल जाए, अगर मेरे एम्प्लॉइज 10 हैं और मैं 100 लिख के लेना चाहूं तो मेरा ख्याल है ये भी एक ज्यादती होगी और नहीं मिलेगा। और इसी वाले से मैं इनसे भी पूछ लेता हूं, सरफराज साहब से भी, आप इसको किस तरह से देखेंगे, जज किस तरह से करेंगे? एप्लीकेशंस तो वहां पे हजारों की तादाद में शायद आपके पास आए, उनको फिल्टर आउट किस तरह से किया जाएगा कि जो चीजें लिखी गई हैं आया वो ठीक भी हैं या नहीं? जी हनान साहब, बहुत शुक्रिया। देखिए, ये स्कीम की ओनरशिप चूंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की है और गवर्नर स्टेट बैंक डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व हैं, वो डेली बेसिस के ऊपर डॉक्टर रजा बाकर साहब हमसे स्टेटस ले रहे होते हैं। तो इसमें जो कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम है वो बहुत इफेक्टिव बनाया गया। देखिए, असल इशू कहां पे आता है? स्कीम मौजूद है, गवर्नमेंट की उसमें बायन मौजूद है, स्टेट बैंक ने पॉलिसी फ्रेमवर्क पूरा कर दिया, लेकिन जो एग्जीक्यूशन होनी है वो कमर्शियल बैंक के थ्रू होनी है। वहां पे एक आम आदमी ने जाना है और कमर्शियल बैंक्स में रूटीन में आदत ये है कुछ साथियों को कि वो अपनी क्रेडिट पॉलिसी जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स है उसके हिसाब से ट्रीट कर रहे होते हैं। अच्छा सर, अप्लाई कहां पे किया जाएगा? डायरेक्ट अपने बैंक के थ्रू किया जाएगा या स्टेट बैंक में आके अप्लाई किया? नहीं, स्टेट बैंक में अप्लाई नहीं किया जाएगा। आप किसी भी कमर्शियल बैंक की ब्रांच, तकरीबन सारे कमर्शियल बैंक इस एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ना सिर्फ कन्वेंशनल कमर्शियल बैंक्स बल्कि उसके साथ साथ इस्लामिक बैंक्स भी इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। और किसी जगह पे अगर आपको किसी तरह की प्रॉब्लम आती है तो हर बैंक का एक फोकल पर्सन क्रिएट किया गया और उसके साथ साथ स्टेट
बैंक का चीफ मैनेजर, जहां जहां हमारे 15 शहरों में दफातर हैं, वहां पे स्टेट बैंक का चीफ मैनेजर फोकल पर्सन है। और वो फोकल पर्सन होने के नाते हमारी जिम्मेदारी ये है कि अगर कहीं पे हर्डल्स आ रही हैं और फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा, अननेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन की जा रही है, 15 दिन का टर्न अराउंड टाइम है कि 15 दिन के अंदर स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए लाजमी तौर पे उस एप्लीकेशन की फेट डिसाइड करनी है, लोन को अप्रूव करना है, या अदरवाइज अगर अप्रूव नहीं करते तो उन्होंने सॉलिड जस्टिफिकेशंस के साथ हमें रिपोर्ट करना है, ताकि हम उसमें ये देख सकें कि क्या ये ऑन मेरिट डिक्लाइन हुआ, और अगर किसी तरह की उसमें कोई कमी पेशी है तो वहां पे स्टेट बैंक अपना रोल परफॉर्म कर रहा है। इसके साथ साथ मुझे ये भी खुशी होती है कि इंशाल्लाह अनकरीब आप देखेंगे कि एक ऑनलाइन कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम हम लॉन्च करने जा रहे हैं। ये तो बड़ी अच्छी चीज है और पॉजिटिव चीज है, क्योंकि इससे बहुत सारे लोग जो कि अकोमोडेट अपने बैंक से नहीं हो पाते और किसी किस्म की शिकायत है तो वो आपको सबमिट ऑनलाइन करवा सकते हैं। एक ब्रेक लेंगे, इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन ब्रेक पे जाने से पहले सरफराज अहमद नदीम साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो कि चीफ मैनेजर हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान फैसलाबाद के। तो उनसे मजीद गुफ्तगू करते हैं, आगे बढ़ते हैं और ख़ास तौर पे रोज़गार स्कीम से कितने लोग हैं जो कि मुस्तफ़िद हो रहे हैं, इस हवाले से जानते हैं। क्या कहेंगे ओवरऑल जो अब तक अचीवमेंट्स हो चुकी हैं, लोन्स की दरख्वास्तें आ चुकी हैं और अप्रूव हो चुकी हैं, उसके तहत कितने लोग हैं जो कि इस रोज़गार स्कीम से मुस्तफ़िद होंगे और कितने लोगों को तनख्वाहें उनके घर बैठे ही मिलेंगी? जी बहुत शुक्रिया हनान साहब। ऐसा है कि हमारी जो रोजगार स्कीम की एप्लीकेशंस हैं अभी तक ऑल अक्रॉस पाकिस्तान अगर हम बात करें तो 123 बिलियन के लोन्स अप्रूव हो चुके हैं, जिसके नतीजे में तकरीबन 1.2 मिलियन यानी 12 लाख मुलाजमतें सिक्योर हो चुकी हैं। अच्छा। और इस रोजगार स्कीम की कंडीशन ही ये है कि आपको अपने एम्प्लॉयज के वेज बिल के अगेंस्ट लोन मिल जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि आपने एम्प्लॉयज को ले ऑफ नहीं करना, आपने उनको टर्मिनेट नहीं करना। अच्छा, एम्प्लॉयज भी किसी भी तरह के हो सकते हैं, आपके परमानेंट एम्प्लॉयज भी हो सकते हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज भी हो सकते हैं, डेली वेजेस पे भी हो सकते हैं, आउटसोर्स भी हो सकते हैं। आपके पास 2 एम्प्लॉय हैं या 200 एम्प्लॉयज हैं, आप अपने वेज बिल का टोटल बिल जो है अप टू 1000 मिलियन या 1 बिलियन तक का कर्जा आप ले सकते हैं, जिसके लिए आपको ये 3% की रियायती कर्जा स्कीम है, जिसका के ग्रेस पीरियड भी 6 महीने का मौजूद है। अच्छा, ना सिर्फ ये रोजगार स्कीम के हवाले से बल्कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने और बहुत सारे, जब से ये कोविड आया तो बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए, जिसमें सबसे बुनियादी इनिशिएटिव तो ये था कि अगर आपको याद हो मार्च में हमारा जो पॉलिसी रेट था, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का पॉलिसी रेट था, वो 13.25 पे था, यानी 13.25% सूद शरह सूद थी, जो कि स्टेट बैंक का पॉलिसी रेट कहलाया जाता है। लेकिन जैसे जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज डाइल्यूट होना शुरू हुई तो इस रेट को ड्रास्टिकली कम करते करते ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अब 3 से 4 महीने हो चुके हैं और ये रेट 13.25 से गिर के इस वक्त 7% पे आ चुका है। इसका मतलब है कि 625 बेसिस पॉइंट का इसमें फायदा हो चुका है। अच्छा, ना सिर्फ ये बल्कि उसके साथ साथ हमारी एक स्कीम आई कि जो ऑलरेडी जिन्होंने लोन लिए हुए हैं, अपने बिजनेस लोन लिए हुए हैं, अगर वो चाहते हैं कि वो उनकी किस्तें पे बैक करने में उनको मुश्किल पेश आ रही है तो वो अपने प्रिंसिपल को डेफर करवा दें 1 साल के लिए। यानी गवर्नमेंट अकोमोडेट किया जा रहा है, हर तरह से कोशिश की जा रही है कि कोविड की सूरत हाल से निपटने के लिए, जिस तरह से सनतकार इस वक्त परेशान हैं, हमारा कारोबारी मरकज तबाह हो चुके हैं, उनको स्टेबल करने के लिए, आफ्टर शॉक्स जो हैं उनको बर्दाश्त करने के लिए कोई ना कोई सूरत हाल जो है बिल्ड की जा रही है। और मुझे बड़ी खुशी होती है ये बताते हुए कि 605 बिलियन रुपीस का लोन इस वक्त, जिसकी कि किस्तें ड्यू हो गई थी लेकिन कोविड की वजह से उसको डेफर कर दिया गया। इसी तरीके से 123 बिलियन के लोन को रीस्ट्रक्चर किया गया। और इसके साथ साथ आपको मालूम है कि हमारे यहाँ जब ये मेडिकल इमरजेंसी आई तो हमारे मेडिकल हॉस्पिटल्स इक्विप्ड नहीं थे, तो हॉस्पिटल्स के लिए भी एक स्कीम लाई गई जिसमें कि 3% के ऊपर उनको भी कर्जा दिया जा रहा है। आसान एक प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, अगर वो नई मशीनरी लगाना चाहते हैं या कोविड रिलेटेड कोई मास्क बनाना चाहता है, कोई हैंड सैनिटाइजर बनाना चाहता है, कोई हैंड ग्लव्स बनाना चाहता है या कोविड के हवाले से वेंटिलेटर्स का सेटअप लगाना चाहता है, तो वो हॉस्पिटल्स भी हमसे कर्जा ले सकते हैं। और अभी तक कुछ 6 बिलियन का कर्जा हॉस्पिटल्स अवेल कर चुके हैं।
और अगर मैं फैसलाबाद रीजन की बात करूं और पर्टिकुलरली रोजगार स्कीम की बात करूं तो अभी तक हमारे पास 3 बिलियन रुपीस के रीफाइनेंस ऑलरेडी बैंक्स को हम रीफाइनेंस कर चुके हैं, जो कि बैंकों ने आगे कर्जा दिया हुआ है और इसके साथ बहुत सारी एप्लीकेशन है जो कि पाइपलाइन में है। और 13 से 14 हजार जो एम्प्लॉयमेंट्स हैं वो 40,000 के करीब एम्प्लॉयमेंट्स जो सिर्फ फैसलाबाद सिटी की हैं वो सिक्योर हुई हैं। और अगर आपको अंदाजा है कि फैसलाबाद जो कि माशी हब है पाकिस्तान का टेक्सटाइल के हवाले से भी और उसके अलावा पावर लूम्स के हवाले से और खासतौर पर छोटे कारोबारी तबकों के हवाले से, तो अगर यहां पे 40,000 मुलाजमतें अभी तक सिक्योर की जा चुकी हैं तो ये एक ह्यूज नंबर है जिससे 40,000 घराने मुस्तफीद हुए हैं। बिल्कुल मुस्तफीद हुए हैं। अच्छा, कुछ थोड़ी सी और स्कीम्स के हवाले से भी बताएं कि अगर कोई नौजवान है जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, कोई शख्स है जिसके पास पैसे नहीं है, इनकम नहीं है, लेकिन आइडिया मौजूद है और उसे पता है कि वो उससे अर्न कर सकता है, तो कौन सी स्कीमों के तहत वो लोन अप्लाई कर सकता है और कितना लोन ले सकता है, उसकी शरह सूद क्या होगी? जी, इस हवाले से प्राइम मिनिस्टर यूथ लोन स्कीम हमारी मौजूद है जो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के तावन से उसका फर्स्ट फेज जो है उसमें एप्लीकेशंस अंडर प्रोसेस हैं और अब सेकंड फेज भी उसमें एक्सटेंड हो गई है। ये भी रियायती कर्जा स्कीम है जिसमें उन नौजवानों के लिए जिनके लिए कोलेटरल की जिम्मेदारियां पूरी करना मुश्किल है या डॉक्यूमेंटेशन को उस तरीके से पूरा करना या उनका बिजनेस सेटअप नहीं है, एग्जिस्टिंग बिजनेस सेटअप नहीं है, तो उनके नए आइडियाज को अकोमोडेट करने के लिए है। अच्छा, और उसके साथ साथ अगर मैं आपसे अर्ज करूं कि ये जो आपकी रोजगार स्कीम है, इस रोजगार स्कीम के हवाले से भी अगर आपने किसी तरह की कोई कदगन महसूस होती है आपको या आपको कहीं पे कोई रुकावट महसूस होती है तो मैं आम आवाम से भी दरखास्त करूंगा कि चैम्बर के तावन से और हमारे तावन से आप हमें जरूर बताइए। हम लोग आपकी कंप्लेंट को रिड्रेस करने के लिए मौजूद है और खासतौर पर बैंकों की जो हेजिटेशन होती है वो कोलेटरल की वजह से होती है, क्योंकि छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारी आदमी के पास शायद वो जमानतें नहीं मौजूद होती जिसकी बेसिस के ऊपर उसको कर्जा मिल सके। तो हुकूमत पाकिस्तान ने इसमें 60% की लॉस एब्जॉर्प्शन गारंटी की है कि अगर खुदा न खास्ता छोटे कारोबारी तबके को आप कर्जा देते हैं और वो किसी वजह से डिफॉल्ट हो जाता है तो 60% तक का लॉस जो है वो बैंक नहीं बर्दाश्त करेगा, कमर्शियल बैंक नहीं बर्दाश्त करेगा, बल्कि हुकूमत पाकिस्तान बर्दाश्त करेगी। इसका मकसद भी ये है। अच्छा, सपोज अगर कोई यूथ लोन से मुस्तफीद होना चाहता है कोई शख्स और वो आइडिया देता है कि मैं जी गाड़ी जो है वो लेके रेंट पे डालना चाह रहा हूं, और आमतौर पे अगर गाड़ी परचेज करने के लिए लोन लिया जाता है किसी बैंक से तो 13-14% के करीब होता है, लेकिन इससे 6% आप बता रहे हैं, तो उसे 6% की बेसिस पे दिया जाएगा या बैंक वाले उसी स्कीम के तहत मुतारफ करवाएंगे? देखिए, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मल्टीपल स्कीम्स हैं जो कि एसएमईज के लिए भी हैं, यूथ के लिए हैं, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए हैं और अभी ये रिसेंटली रोजगार स्कीम है। मेरी आपसे गुजारिश है कि जब भी आप किसी भी कमर्शियल बैंक में जाएं तो कमर्शियल बैंक में 2 तरह की प्रोडक्ट्स अवेलेबल होती हैं। एक वो प्रोडक्ट है जैसे आप फरमा रहे थे कि उनकी अपनी प्रोडक्ट है जो ऑफ शेल्फ प्रोडक्ट है जिसमें कि वो अपनी प्रोडक्ट को, चाहे वो कार इजारा है, कार लीजिंग है या हाउस फाइनेंस है या बिजनेस या कॉर्पोरेट फाइनेंस है, उसके लिए उनके अपने प्रोडक्ट्स हैं जिसके ऊपर सीधी सी बात है कि जो पॉलिसी रेट है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का उसके ऊपर कुछ स्प्रेड रख के 3 से 4%, 5% वो अपना मुनाफा रख के आपको कर्जा देते हैं, जो कि एंड यूजर के लिए बाज़ औक़ात उसकी शरह सूद बहुत हाई चली जाती है। तो दूसरी तरह की स्कीमें वो हैं जिसका के सरमाया फराहम करता है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और उसकी ख्वाहिश ये होती है और उसकी हदायत ये होती है कि आपने एंड यूजर को ये रियायती कर्जा देना है रियायती टर्म्स के ऊपर। तो जब भी कोई आम आदमी जाता है तो वो कमर्शियल बैंक के साथ ये जरूर बात करे कि भाई मुझे स्टेट बैंक की रियायती कर्जा स्कीम के तहत कर्जा दरकार है, ताकि आपको वो आसान शराइत के ऊपर, कम शरह सूद के ऊपर कर्जा दिया जा सके। और अच्छा, जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं इस पे कोई उनका भी होगा कोई 2-4% जैसे आप बता रहे हैं? जी बिल्कुल। जो रीफाइनेंस स्कीम है, रोजगार स्कीम की अगर बात करें तो इसके ऊपर तो हम 0% स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का शरह मुनाफा 0% है, हम उस पर कोई भी शरह मुनाफा नहीं ले रहे और सिर्फ 3% एंड यूजर रेट है जो कि सिर्फ कमर्शियल बैंक के पास जाएगा अपने ऑपरेशनल एक्सपेंसेस को मीट करने के बिल्कुल लिए। आप ठीक कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया जनाब सरफराज अहमद नदीम साहब आपका, और बड़ी ही मुफीद बातों से और आपने हमें और नाज़रीन जो इस वक्त सुन रही है उनको मुस्तफीद किया। और यकीन जानिए इस तरह के जब मालूमात फराहम की जाती है आवाम को तो ना सिर्फ मुस्तफीद होती है बल्कि अपने कारोबार को भी बिल्ड करने के लिए बहुत सारे नए आइडियाज हैं जो कि वो जनरेट करते हैं, और बहुत सारे लोग जो कारोबार कर रहे हैं उसको किस तरह से स्टेबल किया जाएगा ये तमाम चीजों के हवाले से उनको पता चलता है। तो बहुत शुक्रिया सर आपका। तो नाज़रीन इसी के साथ ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा।
हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी शख्सियत को संवारें तो उसके लिए आपका हेयर स्टाइल और ड्रेसिंग बेहतरीन होनी चाहिए। मेरा हेयर स्टाइल प्राइम हेयर क्लब जो कि जनाब कॉलोनी में आरडीएल बेकरी के बिल्कुल सामने वाक़या है, और इसके साथ साथ दर्जिया की जानिब से ड्रेसिंग की गई है। और दर्जिया की खास तौर पे बात की जाए, एक आउटलेट उनकी चैनवन रोड पे, जबकि दूसरी जो है वो आरसीजी में खुल रही है। और ईद आने वाली है और ईद पे खास तौर पे अपनी ड्रेसिंग को मेंटेन करने के लिए, मुनफरिद कुर्ते परचेज करने के लिए आप दर्जिया का रुख करें। तो हमारा फेवरेट सेगमेंट किचन स्टार्ट हो चुका है और किचन की तरफ चलते हैं। देखते हैं हमारे साथ आज शेफ जहांजेब मौजूद होंगे और चलते हैं उनकी तरफ और देखते हैं कि उनसे आज क्या रेसिपी हमें सीखने को मिलेगी। कैसे हैं शेफ आप? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, मैं ठीक ठाक। अच्छा शेफ, क्या बनाने जा रहे हैं आज हम जिस तरह की आपको पता है ईद आ रही है तो ईद की ट्रॉली के लिए कुछ ना कुछ स्नैक होना चाहिए। तो आज की जो हमारी रेसिपी है वो ब्रेड कप्स की है। ब्रेड कप्स बनाए जाएंगे, मजे मजे के ब्रेड कप्स। अच्छा, रेसिपी क्या होगी और चीजें क्या, इंग्रेडिएंट्स क्या क्या यूज होंगे इसके हवाले से? रेसिपी बहुत ज्यादा इजी है। सबसे पहले तो आपको ब्रेड चाहिए, ठीक है। इनको मैं कुकी कटर से काट लूंगा और उसके बाद इनको कपके की ट्रे के अंदर प्रेस करके बटर लगा के बेक करूंगा। फिर उसके बाद हम एक सॉस बनाएंगे जिसमें हम सबसे पहले 2 टेबलस्पून जो है वो बटर गरम करेंगे। साथ में हम डालेंगे हबीब कुकिंग ऑयल जो कि विटामिन ए, डी और ई से भरपूर है, जमता नहीं है, स्मेल नहीं देता और धुआं पैदा नहीं करता। बिल्कुल जी। अगर खास तौर पे हबीब कुकिंग ऑयल की बात की जाए तो हबीब कुकिंग ऑयल जो है इसके अंदर विटामिन का ब्लेंड है। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई मौजूद है। विटामिन ए आपकी विजन को क्लियर करता है, विटामिन डी आपकी कैल्शियम अब्जॉर्प्शन, और विटामिन ई जो है खास तौर पे आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए जरूरी है। इसके अंदर फ्लॉ कैटलिस्ट भी मौजूद है, वो आपकी ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड और ओमेगा 6 फैटी एसिड भी इसके अंदर मौजूद है जो कि आपकी हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत जरूरी होता है क्योंकि ये दिल का मामला है। और इसके साथ साथ हबीब बनास्पति की अगर बात की जाए तो हबीब बनास्पति के अंदर भी खास तौर पे 1% से भी कम ट्रांस फैट मौजूद होता है। मार्केट में अवेलेबल जितना भी हबीब बनास्पति के अलावा जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें 20% के करीब ट्रांस फैट मौजूद होती है जो कि आपके हार्ट की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। इसके साथ साथ इसे डबल रिफाइंड तरीके से बनाया गया और विटामिन का ब्लेंड भी इसके अंदर मौजूद है जो कि लज्जत भरे खाने देने के साथ साथ आपको सेहत भी फराहम करता है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा, उसके बाद हम हबीब कुकिंग ऑयल थोड़ा सा डालेंगे बटर के साथ ताकि बटर हमारा जले ना। फिर उसके बाद हम उसके अंदर जो है एक मीडियम साइज का प्याज बिल्कुल चॉप करके, जो अंडे के लिए करते हैं ऑमलेट वाला, वो सौते करेंगे। साथ में हम डालेंगे 2 टेबलस्पून लहसुन का चॉप करके। उसके बाद 1 शिमला मिर्च चॉप करके वो जाएगी। थोड़ी सी हरी प्याज है वो जाएगी। उसके बाद इसके अंदर जाएगी मायोनीज 4 टेबलस्पून, साथ में केचप 2 टेबलस्पून और साथ में जाएगी चैडर चीज। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बाद में ब्रेड कप्स में फिल करेंगे और उसके ऊपर लास्ट में हम डालेंगे रेड किडनी बीन जो कि राजमा होते हैं। अच्छा जनाब, पूरी न्यूट्रिशनल वैल्यू लेके आज शेफ हमारे पास हाजिर हुए हैं और मैं बड़ा इंप्रेस हुआ हूं। उसकी वजह क्या है कि आपको दिखाता चलूं कि कहा जाता है कि अक्सर 5 कलर्स आप अपनी डाइट के अंदर ऐड करें, तो 5 कलर्स किस तरह से ऐड किए जा रहे हैं। ऑनियन भी है, टमाटो भी है, यहाँ पे धनिया भी है, शिमला मिर्च भी है, लहसुन भी है, ये तमाम चीजें ऐड की जाएंगी। और इसके साथ साथ जो खास तौर पे मक्खन है उसे भी ऐड किया जाएगा, चेडर चीज भी होगी, मायो भी होगी, और बीन्स जो हैं वो आपका प्रोटीन सोर्स है। यानी आपको प्रोटीन जो चिकन से मिलती है वो आप बीन से भी उसी तरह की प्रोटीन ले सकते हैं। तो एक हेल्दी ब्रेकफास्ट है जो कि आज तैयार करने जा रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हम ब्रेड से लेंगे और एक बेहतरीन कॉम्बो तैयार होगा जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी होंगे, आपके प्रोटीन भी होगा, और इसके साथ साथ बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स आपको जो है वो आपकी वेजिटेबल से मिलेंगी, और गुड फैट्स जो है वो मक्खन से मिलेगा और मायो से टेस्ट मिलेगा, चेडर चीज से क्या ही कहना है जी, उससे तो सुबह पंजाबी में कहते हैं ना तड़का लाके, तड़का वाला होगा, तड़का हो जाएगा जी। आज देखते हैं शेफ सलमान हमारे साथ जो जहां मौजूद हैं वो किस तरह की रेसिपी जो है वो तैयार करते हैं। तो कौथम से हैं खास तौर पे हमारे शेफ जो हैं और बड़े जबरदस्त शेफ हैं, बड़ी तारीफ सुन रखी है। तो देखते हैं आज जो रेसिपी तैयार की जाएगी वो कैसी होगी। मैं चाहता हूं अब रेसिपी स्टार्ट करें, ओके, और साथ साथ गाइड करते चले। ठीक है, चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ सबसे पहले हम अपनी कटिंग वगैरह स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं अनियन को पील करूंगा, ठीक है, और इसको स्किनलेस करके बाद में इसको चॉप करूंगा ताकि जब तक हम आप मेहमानों के साथ बातें कर रहे हैं मैं अपनी कटिंग। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपसे सवाल भी साथ जी करता जाऊंगा ना। बहुत सारी हमारी खूबसूरत खवातीन घरों के अंदर जो मौजूद होती हैं वो चाहती हैं कि जब ऑनियन कट किया जाए आंखों में पानी ना आए, उसके लिए भी कोई रेसिपी होती?
वैसे एक बात कहूँ, पंजाबी में कहते हैं कि अगर आपको किसी पे गुस्सा आ रहा हो और आप निकालना चाह रहे हो तो प्याज हाथ में पकड़ के उसका नाम लें, आप प्याज काटेंगे आंसू उसकी आंखों से निकलेंगे। यानी ये बात सच भी है किसी हद तक? जी बिल्कुल सच है। अच्छा, लेकिन अगर प्रैक्टिकल लाइफ में थोड़ा देखा जाए तो इसको किस तरह से हैंडल किया जाएगा? बहुत सारे टोटके सोशल मीडिया के ऊपर देखने को मिलते हैं कि लेमन को आप ऊपर लगा लें जी इसके छुरी के और तब कट करें, तब नहीं आंखों में से पानी बहेगा, आंखों में चुभन का एहसास नहीं होगा। ये कितनी मिथ्स हैं और कितनी सच्चाई है? हनान, अगर आपने प्याज, मतलब ये तो मजाक की बात थी, लेकिन थोड़ी बहुत सही भी है कि आप उसी का नाम लें या उसको सोचें तो प्याज हो जाता है इस तरह। लेकिन अगर आप प्याज को काटने से पहले उसको गीला कर लें, एक तो इसका छिलका इजीली उतर जाता है और दूसरा आंखों में भी नहीं पड़ता। ठीक है, कटिंग के हवाले से आप क्या कहेंगे? कटिंग इसमें किस तरह की जाएगी? इसमें बिल्कुल चॉप करनी है, ये आपको कैमरा दिखा देता है। हमने पहले इस तरह से इसको स्लाइस में करना है, ठीक है। स्लाइस में करने के बाद जिस तरह हैंडल हो आप कर लें। अब ये देखें मैंने इसको स्लाइस में करना है तो मैं ये देखें कर रहा हूं, तो जिस तरह से मैं कह रहा था बिल्कुल अंडे वाली प्याज होनी चाहिए, ये हो गई है। बिल्कुल अंडे वाली प्याज हो गई। अच्छा, इसकी कटिंग के बाद फिर क्या प्रोसेस होगा? कटिंग तो आप कर रहे हैं साथ साथ, और स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा बताते चले जाएं कि अगर हमारे पास दीगर जो वेजिटेबल्स मौजूद हैं इनको भी कट किया जाएगा। इनको भी कट किया जाएगा और फिर जब कटिंग करते हैं तो फिर हम वापस आते हैं किचन में, फिर आप देख लीजिएगा कि इस पे तड़का कैसे लगता है। तड़का लगाया जाएगा। अच्छा, कितनी क्वांटिटी होगी हमारे पास चीजों की, उससे कितने सैंडविचेस जो हैं वो तैयार? ये डिपेंड करता है कि आप कितना मतलब हैवी कप खाना चाह रहे हैं। आप ये समझ लें कि ये मैक्सिकन खाना चाह रहा हूं, ठीक है। ये बेसिकली मैक्सिकन कुजीन का स्ट्रीट फूड है, ठीक है। सेम लाइक जिस तरह हमारे यहाँ पाकिस्तान में गोलगप्पा, मैक्सिकन कुजीन है, जिस तरह से हमारे यहाँ गोलगप्पा है इसी तरह ये मैक्सिकन में वहां पे कप्स बनते हैं, ठीक है। अच्छा। वो टाकोस के भी बनाते हैं, वो ब्रेड के भी बनाते हैं और पिज्जा कप्स भी बनाते हैं, ठीक है। तो ये अब हमारे पे डिपेंड करता है, जिस तरह कहते हैं ना गोलगप्पे की फिलिंग जितनी आप करना चाह रहे हैं, ये क्वांटिटी आप पे है। वैसे जो रेसिपी है वो तो सिर्फ 12 ब्रेड के स्लाइस हैं, ठीक है। 1 कप राजमा और उसके बाद 1 जो है आपने वेजिटेबल लेनी है, चॉप कर लें और उसके बाद क्वांटिटी जितनी वेजिटेबल की न्यूट्रिशन वैल्यू आप लेना चाह रहे हैं आप उतना उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी। न्यूट्रिशनल वैल्यू के हवाले से जो है वो खास तौर पे कहा जाता है कि आपका ब्रेकफास्ट जो है वो बड़ा तगड़ा होना चाहिए। जी बिल्कुल सही कहते हैं, और कि ब्रेकफास्ट आपका जो है वो बादशाहों वाला होना चाहिए, दोपहर का खाना आपका वजीरों वाला होना चाहिए और रात का खाना आपका फकीरों वाला होना चाहिए। क्योंकि इसी से आपकी हेल्थ जो है वो मेंटेन रहती है। और हेल्थ को मेंटेन करने के साथ साथ जिस तरह की रेसिपी आज हमारे शेफ की जान से बताई जा रही है, मेरे तो मुंह में पानी की नदियां बह रही हैं। तो मैं चाहता हूं जल्दी जल्दी तैयार कर लिया जाए इसे, ताकि हम खा के चख के बता सकें और अपनी ऑडियंस को दिखा भी सकें कि आज जो खास तौर पे कप्स तैयार किए गए हैं वो किस तरह के। तो अच्छा, इस हवाले से भी थोड़ा बताइएगा कि खास तौर पे घरों के अंदर इस तरह की चीजें जो हैं वो खवातीन ज्यादातर नहीं बनाती, रेसिपीज नहीं आती होती या ठीक तरीके से बन नहीं पाता। उनका ये कहना होता है कि जब रेस्टोरेंट में जाते हैं वहां पे ऑर्डर करते हैं तो बड़ी जबरदस्त चीज बन के आती है, घर में वो चीज एनवायरनमेंट बिल्ड नहीं हो पाता, बना नहीं पाते ठीक तरीके से। बेसिकली इन्वायरमेंट का कुछ नहीं होता, सिर्फ ये कि आपको रेसिपी, शेफ भी रेसिपी पीछे से उनके पास आती नहीं है, वो इंटरनेट से रेसिपी नहीं लेते, वो भी इन्वेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। जिस तरह डॉक्टर्स अपनी मेडिकल साइंस के अंदर मेडिसिन बनाने के लिए एक्सपेरिमेंट करते हैं, कोई ना कोई उनकी फाइनल चीज निकलती है। तो इसी तरह हम लोग भी जब यहाँ पे काम करते हैं तो हमारी भी फाइनल चीज जो निकलती है वो हमारी सिग्नेचर रेसिपी हो जाती है। सिग्नेचर रेसिपी हो जाती है। तो चलें जी, मैं चाहता हूं आप जल्दी जल्दी इसको तैयार करें। वक्तन फक्तन बीच बीच में आपसे पूछते भी रहेंगे कि रेसिपी कहां तक पहुंच चुकी है। उतनी देर हमारे साथ कुछ गेस्ट भी मौजूद हैं, उनका भी तारुफ आपको करवा देता हूं और उनसे मुलाकात भी करते हैं, कुछ सवाल जवाब भी करेंगे, क्योंकि मौजूदा सूरत हाल जो है उसकी वजह से बड़ी अनप्रेडिक्टेबल चीजें हैं जो कि हमारे माशरे के अंदर हो रही हैं। खासतौर पर हमारे साथ सबसे पहले अब्दुल रहमान साहब मौजूद हैं जो कि सीनियर रिपोर्टर हैं सिटी 41 के, और इसके साथ साथ हमारे साथ राना जैन राउफ साहब मौजूद हैं जो कि सदर हैं ब्रायलर फार्मर एसोसिएशन के, और अजहर रंधावा उनके साथ मौजूद हैं जो कि खास तौर पे चेयरमैन है ब्रायलर फार्मर एसोसिएशन के। तो आप तीनों को वेलकम करता हूं शो के अंदर। पहले मैं जैन राउफ जो हमारे साथ मौजूद है उनसे गुफ्तगू करना चाहूंगा। जैन, क्या कहेंगे आप? खास तौर पे मैं एक चीज हमेशा से जानना चाहता था, ये मुर्गियों का गोश्त का रेट कभी रात को अप हो जाता है, दिन को कम हो जाता है, दिन को ज्यादा हो जाता है तो रात को कम हो जाता है, इसकी कीमत को तय किस तरह से करते हैं आप? जी थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर कॉलिंग अस ऑन योर शो जी, बड़ी मेहरबानी। आपका ये वाला सवाल ना जी बड़ा एक कॉमन सवाल है, हर कोई हमसे ये वाला सवाल पूछता है जी। इसके अंदर मेनली कोई भी जो कमोडिटी होती है ना जी, उसका जो प्राइस का तयन है वो करती है डिमांड एंड सप्लाई, और जब डिमांड ज्यादा होती है तो रेट आपका बढ़ जाता है, जब सप्लाई ज्यादा होती है तो रेट आपका कम हो जाता है। अब हमारी इंडस्ट्री में थोड़ा बहुत एक कहने के, थोड़ा बहुत तो नहीं मैं कहूँगा कि बल्कि एक बहुत बड़ा अलमिया है
कि हमारे कोई इस तरह की कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है जहां पर हमारा ये डिमांड एंड सप्लाई को इक्वल करने की कोई कोशिश की जाए। यहाँ पर क्या है कि हमारी इंडस्ट्री में एंट्री बैरियर कोई नहीं है कि कोई भी बंदा है जिसके पास कोई चंद पैसे हैं या जिसके पास कोई कैपिटल है वो आके फार्मिंग कर सकता है, जो मैं समझता हूँ कि हमारी इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा मसला है जी। होता क्या है कि अब मैं फार्मर हूँ या अदर साहब फार्मर है, हम फार्मिंग कर रहे हैं, अब ऑलरेडी प्रोडक्शन आप समझें कि डिमांड के हवाले से पूरी है, लेकिन जब 3-4 बंदे और नहीं एंटर होंगे, जब उनको कोई लाइसेंस नहीं रिक्वायर्ड है, कोई इस तरह कोई एग्रीमेंट वो नहीं कर रहे, कोई वो एनओसी नहीं ले रहे हैं, तो जैसे आपने सीएनजी के एक टाइम पे हालात देखे, सबको पता है कि क्या हुआ, एक लाइन में 10-10 खुल गए। इसी तरह हमारी पोल्ट्री इंडस्ट्री के साथ हुआ कि 2012-13 में काफ़ी बूम आया, काफ़ी इसमें इनोवेशन आई, फ्रॉम ओपन शेड्स टू कंट्रोल शेड्स की तरफ इसने एक अपना इवॉल्व किया, लेकिन हुआ क्या, उसको रुका किसी ने नहीं, वो बनते चले गए। और आज अब जब देखते हैं कि जब रेट ऊपर जाता है, उसका मतलब ये नहीं होता कि फार्मर सारे पैसे कमा रहे हैं। देयर आर वेरी फ्यू फार्मर्स जो पैसे कमा रहे होते हैं, कि ऐसी है कि आप समझें कि 100 बंदा अगर फार्म चला रहा है ना जी, तो 10 बंदे उसमें पैसे कमा रहे होते हैं, क्योंकि वो बाकी जो 90 लोग हैं ना जी, वो नुकसान करके अपने घर पे बैठे होते हैं। और सिर्फ वो रेट्स को, जैसे आप देखते हैं या मैं कोई लेमैन देखता है, वो भी अपने घर पे बैठ के रेट्स को मोबाइल पे देखते हैं या दुकान पे देखते हैं, और वो घर बैठ के रोते रहते हैं इस बात को। इसी वजह से हमारी डिमांड एंड सप्लाई एक तो इक्वल होती नहीं है, कभी बहुत ऊपर चली जाती है जी स्पाइक करके, और कभी बहुत नीचे आ जाती है, और इसमें ओवरऑल नुकसान हमारी इंडस्ट्री को होता है। इस इंडस्ट्री को बड़े अच्छे तरीके से एक अच्छा इंडस्ट्री का दर्जा दिया जा सकता है अगर इस पर थोड़ा बहुत फोकस हमारी सरकार का हो, जो कि बिल्कुल नहीं है। हम सब एक इंडिपेंडेंट कह लें कि अपनी मदद आप तहत कर रहे हैं सारा मामला जी, और आई होप कि इस तरह इन फ्यूचर इसके लिए कोई अच्छे इनिशिएटिव गवर्नमेंट की तरफ से सर मैं ये समझता हूँ कि जो मेन है ना जी, जो स्टैटिस्टिक्स को लेके अदाद शुमार बड़े ज़रूरी होते हैं किसी कारोबार के लिए। अब आपको जब पता होगा कि पीछे प्रोडक्शन कितनी है, या जो डे ओल्ड चेक होता है ना जी, पहले आप चूजे की प्लेसमेंट करते हैं, डे ओल्ड चेक, वो आप जब उसकी प्लेसमेंट करते हैं उसके बाद आपका चिकन की प्रोडक्शन होती है। अब जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि पीछे आपके पास टोटल जो ब्रीडर फ्लॉक्स हैं या टोटल पीछे जो छोटा जो चूजा एक दिन का होता है वो कितना है, तब तक आप ये बात अखज़ कर ही नहीं सकते इस बात का कि आपका आगे जाके क्या बनेगा। या हम क्या करते हैं, वी आर ऑल ब्लाइंडेड, हमें नहीं पता क्या कितना पीछे माल आ रहा है, कितना चूजा आ रहा है, क्या है। हमारी मजबूरी होता है जी उसको प्लेस करना, और आगे जी वो प्रोड्यूस करके हम उसको फिर बेचते हैं, फिर जो उस टाइम पे रेट होता है वो निकल आता है। हालांकि टोटल देयर आर अराउंड 10-12 कंपनीज जो कि ये इस चूजे की ब्रीडिंग कंपनीज की जो आप मालिकान है। अगर सिर्फ इन्हीं का जो डेटा है वही एक कह लें कि हमारी मैंने तो बहुत दफ़ा ये तजवीज़ दी है कि इसको इसी तरह स्टैट्स के अंदर लेके आया जाए, कैलकुलेट किया जा सके, और उसकी कैलकुलेशन के मुताबिक जो है वो रेट फिर निकाला जा सके, और ये जज किया जाए कि इन 12 कंपनीज के अंदर इतने लाख चूजे हैं जो कि निकल रहे हैं, और 1.5 महीने बाद इतनी प्रोडक्शन होगी, और इस प्रोडक्शन के लिहाज से कितने रेट जो है वो रखना चाहिए। और इसमें मार्जिन इस चीज का भी रख लेना चाहिए कि अगर खुदा ना खास्ता कुछ फार्मर्स के अंदर वबा फूट जाती है, उससे कितने चूजे जो हैं उनकी डेथ हो सकती है, एक एवरेज रेट जो है बना। सर आपने बिल्कुल सही पॉइंट आपने फौरन कैच किया मेरा पॉइंट। मैं एक्चुअली में ये इतना ही आसान काम है कि अभी आप बाहर के ममालिक में क्या है जी, अभी आप यूके की कभी वेबसाइट खोलेंगे जी उनके ब्रॉयलर से रिलेटेड बैंक की, उस पर आपको पता लग जाएगा ऑनलाइन के प्लेसमेंट कितनी हो रही है। आप बड़ी आराम से ये बात हमारी पूरी इंडस्ट्री के फार्मर्स के लिए ये बात इतनी आसान होगी कि हम जो गैसेस लगा रहे होते हैं ना जी, हम लोग आपस में बैठ के, जब हमारे बाकी फार्मर दोस्त कि यार शायद इस दफा जैक लग जाए, अब हमारा काम क्या रहेगा, जैकपॉट का रहेगा जी, कि होता गया जी हम 2-3 महीने लगातार नुकसान करते हैं और फिर एक दिन बैठते हैं या शायद बहुत ज्यादा रेट मिल जाएगा। वो असल में होता ये है कि 3-4 महीने एक बहुत बड़ा नुकसान करके उसको बैलेंस किया जाता है। एंड ऑफ द डे व्हेन यू सी, आखिर साल के अंदर जब आप अपना बैलेंस करते हैं, हिसाब करते हैं, बराबर आप या बराबर होते हैं या आप नीचे गए होते हैं। और ये मामला आज से नहीं चल रहा, ये मामला मेरे वालिद साहब जी 30 साल हो गए उनको इंडस्ट्री में, तो उसके बाद आके मुझे 8-9 साल हो गए अब। तो हम ये तब से ही उनसे भी सुनते आ रहे थे, अब जब से मैं खुद कर रहा हूँ जी, तो तब मैं भी यही चीज। अच्छा साहब, इसको स्टेबल किस तरह से किया जाएगा, स्टेबिलिटी इस इंडस्ट्री के अंदर कैसे लाई जा सकती है? तो शुक्रिया जी, आपने हमें प्रोग्राम में इनवाइट किया। थैंक यू जी, थैंक यू। तो इसकी स्टेबिलिटी जो जिस तरह जैन रऊफ साहब ने बताया जी कि इसका आपको डाटा लेना पड़ेगा कि अब कितने चिक्स हैं, पूरी दुनिया में ब्रायलर का रेट फिक्स है, पाकिस्तान के अलावा आप इंग्लैंड चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, थ्रू आउट द ईयर हाँ जी, सेम रेट। मैं 10 साल इंग्लैंड में रहा हूं, मेरा नहीं ख्याल वहां पे
ब्रायलर का रेट फ्लक्चुएट किया और पाकिस्तान में एक महीने बिलो 100 है पर केजी, नेक्स्ट मंथ 200 प्लस चला जाता है। उसकी वजह क्या है? किसी को कुछ पता नहीं है इस वक्त पीछे प्लेसमेंट कितनी है। हम खुद रेट अनाउंस करते हैं लेकिन हमें ये नहीं पता कि नेक्स्ट मंथ रेट क्या होगा। अगर हमें खुद पता चले हम खुद प्लेसमेंट कर लें, सारी हम अपने शेड भर लें, लेकिन किसी को भी नहीं पता। ये ब्लाइंड है। इसका हम काफी दफा अपने एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से भी कह चुके हैं कि इनका कोई जो चिक्स वाली कंपनीज हैं इनका कोई डाटा कलेक्शन करें, इनको इनसे हमें बताएं कि ये कितने हैं। लेकिन डाटा कलेक्शन करने के लिए भी कोई टीम मुख्तस की जानी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, कोई डिपार्टमेंट इस पे होना चाहिए जो काम करे, ताकि एक अदादो शुमार की जो बात की जा रही थी जैन की तरफ से उसको भी मद्देनजर रखते हुए चीजों के रेट जो है वो मुख्तस किए जाएं। तो एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। तो नाज़रीन ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। ब्रेक के बाद नाज़रीन कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूं कि दुनिया भर से काबिल एतमाद पार्टनर्स के जरिए भेजी गई रकूम यूबीएल के तेज रफ्तार रेमिटेंस अकाउंट में मंगवाएं और बजरिया कुरंदाजी रोजाना एक नई 70 सीसी मोटरसाइकिल जीतने के साथ साथ एक बम्पर प्राइज जो कि 1300 सीसी कार जीतने का शानदार मौका हासिल करे। और इसके साथ साथ यूबीएल तेज रफ्तार रेमिटेंस अकाउंट खुलवाने के लिए अपनी करीबी यूबीएल की ब्रांच या ओमनी दुकान में से सीएनएसई अपना सीएनएसई कार्ड जो होता है वो दिखाएं और दिखाने के बाद यूबीएल तेज रफ्तार रेमिटेंस अकाउंट खुलवाएं। भेजी गई रकूम को यूबीएल की 1400 से जायद और इसके साथ साथ एटीएम्स और 3500 से जायद ओमनी दुकानों से बासानी हासिल किया जा सकता है। ये अनामी स्कीम जो होगी वो 8 मई से 31 जुलाई तक जारी रहेगी। कुरंदाजी में वो तमाम कस्टमर्स शामिल होंगे जिनके यूबीएल तेज रफ्तार अकाउंट में रकूम मौसूल होगी। और इसके साथ साथ ये भी आपको बताता चलूं कि रोजाना की बुनियाद पर एक 70 सीसी मोटरसाइकिल बजरिया कुरंदाजी मिलेगी और 1300 सीसी कार का बम्पर प्राइज की कुरंदाजी में वो तमाम कस्टमर शामिल होंगे जिनके यूबीएल तेज रफ्तार अकाउंट में मई ता जुलाई तक हर महीने रकम मौसूल होगी। तो इसलिए नाज़रीन इस चीज को मद्देनजर रखें और ये इंफॉर्मेशन जो है वो अपने पास सेव रखें ताकि आप इससे मुस्तफीद हो सकें। तो हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद थे उनसे पोल्ट्री के हवाले से गुफ्तगू जो है वो जारी सारी थी। अब्दुल रहमान हमारे साथ मौजूद हैं जो कि सीनियर रिपोर्टर हैं सिटी 41 के। मजीद गुफ्तगू उनसे करेंगे। अब्दुल रहमान, क्या बात है, आखिर गवर्नमेंट इस चीज को सीरियसली क्यों नहीं ले रही? क्योंकि बिलियंस ऑफ रुपीज की इंडस्ट्री है जिसे नजरअंदाज किया जा रहा है और जिस तरह से इनका कहना है कि एक मुकर्रा रेट जो है वो तय कर दिया जाता है और सारा साल वही रेट रहता है, लेकिन पाकिस्तान में ये सूरत हाल नहीं है। थैंक यू नान। ये बेसिकली लाइफस्टाइल सिस्टम इंडस्ट्री बनाने का फैसला किया गया था तो उसमें ये चीज़ें भी तय हुई थी कि तमाम जितने भी बाकी जानवर हैं उनकी तरह जो पोल्ट्री फार्म्स हैं उनकी भी जो यहाँ पर एक तादाद मुतय्यन की जाएगी, गिनती की जाएगी। लेकिन फिर वही हुआ कि सेक्रेटरी चेंज हुए तो वही मंसूबा जो रद्दी की टोकरी की नज़र हो गया। ये एक बड़ी इंडस्ट्री है लाइफस्टॉक और ये जो ब्रायलर या पोल्ट्री की हम अगर बात करें तो क्योंकि इसमें देखें कि जो देसी मुर्गियां हैं वो पूरी नहीं आ सकती, दूसरे जानवर पूरे नहीं आ सकते। ये वाहद इंडस्ट्री है जो गोश्त की जो ज़रूरियात है वो पूरी कर रही है। क्योंकि इसमें अभी क्योंकि शादियों का सीज़न नहीं चल रहा, अभी होटल्स बंद हैं कोरोना की वजह से, तो ये काफ़ी नीचे आया। लेकिन इससे पीछे जाके अगर देखें तो ये रोज़ाना की बुनियाद पे यहाँ पर फैसलाबाद में तो ये अगर डाटा मुरतब करने की बात है ये कोशिश हुई थी, लेकिन उसके बाद इस कोशिश से पीछे हट गए। पाकिस्तान तकरीबन कई चीज़ें हैं जिनमें बहुत सारा पीछे है, बहुत सारे काम नहीं हो पा रहे जो होने चाहिए। यहाँ पर हुकूमत का तो ये भी प्लान था एक बार कि जो जीपी होता है जो ग्रैंड पेरेंट्स कहते हैं उसको यहाँ पर अगर उसकी अफजाइश नस्ल की जाए तो भी हमें जो एक बड़ी रकम इन्हें उसको बाहर से मंगवाने में अदा करनी पड़ती है, फिर उसको यहाँ पर एक खसूसी टेम्परेचर में रखना पड़ता है। तो ये बहुत सारे अखराजात हैं जो नाजायज़ हमारे पोल्ट्री फार्मर्स बरतते हैं। इनको कम करने के बारे में कोशिशें शुरू की गई थी, लेकिन उसके बाद एज़ यूजुअल जो होती है ब्यूरोक्रेसी की सुर्ख फीते की नज़र फाइलें हो जाती हैं। तो अभी पूरे पंजाब में कहीं भी नहीं तय होता। नून लीग की हुकूमत थी तो उन पर इल्ज़ाम लगता रहा है कि ये हमजा शहबाज रेट्स तय करते हैं, लेकिन ये हमारे दोस्त सामने बैठे हैं ये बता रहे हैं कि रेट्स तो ये तय करते हैं ये फैसलाबाद के। इसी तरह हर ज़िले के रेट्स जो उन्होंने डिमांड एंड सप्लाई के मुताबिक तय करने होते हैं।
तो इसमें भी देखा गया है कि जो सबसे ज़्यादा जो एक दुकानदार बेच रहा है, जो उधर बैठा, उसको 5-10 रुपये बच रहे हैं, रेट ज़्यादा हो या कम हो उसको उतने बचने हैं। इसमें जो मिडिल मैन है वो बहुत ज़्यादा कमा रहा होता है, जो इनसे उठा के माल आगे मुंतकिल करता है, उसकी चांदी होती है। ये मिडिल मैन जो हर शोबे में अच्छा कमाता है, मिडिल मैन को जब तक निकाल के कोई ऐसा प्रोसीजर नहीं होगा कि जिसमें बीच का जो फ़र्क है वो ख़त्म किया जाए, क्योंकि अगर रेट कम होता है, देखें अभी जो मुझे पोल्ट्री फार्म वालों ने बताया था कि 150 से नीचे जाने का मतलब होता है कि उन्हें 1 रुपया भी नहीं बचना, और ये तकरीबन उल्टा नुकसान होगा। और तकरीबन 2 माह जो रेट है वो 130-135 पे भी रहा है। तो उसमें पीछे से 100-125 में उठा के आगे 10-15 रुपये अपने रख के वो बेचते रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान होता है। ये अगर हम गिनती करें तो ये करोड़ों में 2 महीनों में करोड़ों का नुकसान पोल्ट्री फार्म्स वालों को हो जाता है। कई जो इनके कंट्रोल शेड्स है वो बंद भी हुए, उसका कंट्रोल शेड्स का ऑब्वियसली खर्चा भी बहुत होता है। तो ये एक बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि इसमें अगर हुकूमत इनके अदाद शुमार इकट्ठे करती है तो उसके बहुत सारे फ़ायदे होंगे। टैक्स नेट में लाना मुमकिन हो सकेगा। फिर हमारी पोल्ट्री की एक्सपोर्ट की भी मांग है, कई मुल्कों में हम बेच सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि ये तमाम जितना भी काम होता है उसके अदाद शुमार हुकूमत के पास हों कि कितनी यहाँ पर ब्रायलर है, कितने बन रहे हैं, कितनी सप्लाई हम दे सकते हैं। अगर हम उसको अफ़गानिस्तान या मिडिल ईस्ट में भिजवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी प्रॉपर ये हमारे पास अदाद शुमार होने चाहिए। इसके लिए कोई भी अभी तक संजीदा कोशिश नहीं हुई, जिसकी वजह से हम एक्सपोर्ट भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि इसमें जो हमारे यहाँ टेम्परेचर यहाँ भी खासा गर्म रहता है, लेकिन फिर भी जो हमारी जो यहाँ पर इसकी अफजाइश नस्ल है, जो कंट्रोल शेड में है, उसकी मैक्सिमम जो बच जाते हैं, मैक्सिमम सर्वाइव कर जाते हैं, उसके बाद वो बिकने के लिए तैयार होते हैं, तो इनको बैरून मुमालिक बेच के एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है। लेकिन यही सबसे बड़ा मसला है कि ना तो इनके कोई अदाद शुमार इकट्ठे हो रहे हैं, ना इन्होंने अपनी तंजीमें तो बनाई हुई हैं, तंजीमों की हद तक काम ठीक हो रहा है, लेकिन जो सरकार की जानिब से ताउन है या जो सरकार की जानिब से बाकायदा रेट्स जैसे बाकी चीज़ों के तय करते हैं, तो उसके लिए भी ये डिमांड एंड सप्लाई का हिसाब रखना, इनको जो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको मुशावरत में शामिल करना बड़ा ज़रूरी है, जो कि नहीं किया जा रहा। और अल्टीमेटली गवर्नमेंट को इसके ऊपर इनिशिएटिव लेना चाहिए। जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे गुफ्तगू अगर करेंगे तो बहुत सारे हल हैं, जिस तरह जैन भी बता रहे थे, अजहर भी बता रहे थे, तो कोई ना कोई हल निकल आता है। जैन, मौजूदा सूरत हाल के हवाले से आप क्या कहेंगे? कोरोना की वजह से आपकी इंडस्ट्री में बूम आना चाहिए था, लेकिन ये नीचे की तरफ जाना शुरू हो गई। ये अजीब सिलसिला देखने को मिला, क्योंकि डॉक्टर्स तो रिकमेंड करते थे कि प्रोटीन वाली आपको गज़ा लेनी चाहिए, और चीप प्रोटीन का अच्छा सोर्स अगर आपको मिल रहा हो तो मेरा ख्याल ये चिकन बेहतरीन है उस हवाले से। जी, एक्चुअली में खैर जनवरी के अंदर तो चाइना वुहान के अंदर तो ये ब्रेकआउट हो गया था, और उसके बाद उनकी वार्निंग्स बेशुमार चलती रही कि जी ये बाकी ममालिक भी अपना अपना इसमें ख्याल करें, लेकिन एज सच नहीं किसी ने देखा कि इतनी बड़ा इसने ये जो पेंडेमिक फिर जाहिर हुआ। अभी मार्च के अंदर बेशुमार ना जी फ्लॉक्स रेडी से हम सबके जितने फार्मर्स हजरात पूरे पाकिस्तान के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। हुआ ऐसे जी कि मार्च एक ऐसा सीज़न होता है जिसके अंदर फिर शादियाँ भी होती हैं, और उसकी बहुत बड़ी खपत है हमारी, अरूज पे होती है शादियाँ, दिसंबर में भी स्टार्ट हो जाता है, मतलब ये 3-4 महीने जो होते हैं पीक पे होते हैं। जी, अभी 15-16 मार्च गालबन थी जब अपना डिक्लेयर हो गया पेंडेमिक कि पेंडेमिक जी आ गया। अब उसके साथ जैसे कि पूरी दुनिया के अंदर हर कंट्री ने एक इकोनॉमिकली या फाइनेंशियली बहुत बुरे हालात देखे, हमने भी वैसे ही देखे। और जो हमारी इंडस्ट्री ने ख़ास तौर पे हमें, क्योंकि हमारी जी जानदार चीज़ है, इट इज़ अ लिविंग, वो सांस ले रही है जी, वो हम स्टॉक कर नहीं सकते। जैसे आप कपड़ा होगा वो स्टॉक कर लेंगे, या आपके पास कोई और कमोडिटी है, चीनी है, आटा है, दाल है, लोग अपना, हमारे पास तो ऐसा कोई चांस है नहीं जी, हमें वो बेचना ही बेचना है। वो एक इतनी उस टाइम पे पैनिक की सिचुएशन क्रिएट हुई कि हमारे वो जो जिसको आपके दौड़ लगे, हर बंदा ना जी अपना माल बेचने पे आ गया। जैसे ही फिर इन 10 वो आए तो फिर मार्केट में अल्टीमेटली उसकी रेट जो है वो सर, जब 10 से 15 दिनों के बाद जब जाहिर सी बात है इतना स्पीड से ये इन्फेक्शन बढ़ना शुरू हो गई, हमारे जब सरकार ने ये फैसला किया कि शादी हॉल बंद कर देने, रेस्टोरेंट्स बंद कर देने, पकवाई सेंटर्स बंद कर देने हैं, और एक जो गेट टुगेदर्स बंद हो जाने हैं, बिल्कुल बंद हो जाने, उसके अल्टीमेटली बड़े नुकसान होंगे। इसी बात को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन ब्रेक का वक्त हो गया तो ब्रेक ले लेते हैं। नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा।
जाएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ऑयल को पैन में गर्म कर लिया गया है और अभी हमने जो वेजिटेबल्स कट किए हैं उनको सौते किया जाएगा और ऑयल के साथ कुछ बटर भी मिक्स किया जाएगा। तो बटर जिस तरह से कट रहा है जनाब, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। मुझे लग रहा है कि आज सैंडविचेस जो तैयार होंगे वो कमाल के होंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा जी, सबसे पहले हमने हबीब कुकिंग ऑयल 1 टेबलस्पून जो है वो मैंने गर्म कर लिया। अब इसके अंदर मैं तकरीबन 2 टेबलस्पून जो बटर है वो डालूंगा, ठीक है। और उसके साथ ही हम इसके अंदर डालेंगे तकरीबन 1 कप चॉप की हुई प्याज जो मीडियम साइज की थी, और इसके साथ हम डालेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन चॉप किया हुआ। ठीक है ठीक है। इसके साथ चीज भी कटी हुई पड़ी है और मुझे चीज बड़ी पसंद है, दैट्स व्हाई मैं थोड़ा और इसको थोड़ा सा तेज आंच करके हम इतना सौते करेंगे कि प्याज जो है वो ट्रांसलूसेंट सा हो जाए, मतलब जिसे कहते हैं ना कच्चा हो ना पक्का हो, हल्का सा जेली जेली वाला जो कलर होता है वो हो जाए। उसके बाद हम इसके अंदर बाकी चीजें ऐड करते हैं। अच्छा, किस तरह से पता चलेगा कि ये तैयार हो चुका है? कलर जो है वो थोड़ा जो हमारा प्याज का पिंक पिंक कलर है ना, पर्पल सा कलर, वो व्हाइट में चला जाएगा, वो बिल्कुल व्हाइट हो जाएगा। और अच्छा, बाज़ लोग होते हैं बड़े हाई टेम्परेचर पे चीजों को कुक करते हैं, उससे उसका टेस्ट मर जाता है। तो इस हवाले से भी थोड़ा गाइड करें, लोगों को बताएं कि किस टेम्परेचर पे किस चीज को किस तरह से पकाया जाए। खाना हमेशा हल्की आंच पे पकता है, तेज आंच पे सिर्फ और सिर्फ चाइनीज की कुकिंग होती है। वो भी सिर्फ ये कि आपने वेजिटेबल डालनी होती है और उनको जो बाहर वाला उनका पोर होता है ना, उसको लॉक करना होता है, ताकि जो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यूज हैं, जो उसके अंदर वाटर कंटेंट है, जो उसके अंदर फाइबर है, प्रोटीन, मिनरल्स हैं, विटामिन है, वो उसी के अंदर लॉक हो जाए। अच्छा, ये भी एक साइंस है तो हमें वो क्रिस्पी फील होता है। ये भी एक पूरी साइंस है फिर, इसका मतलब है। पूरी दुनिया में सिर्फ 2 कुजीन्स हैं जो तेज आंच पे पकती हैं, एक तो थाई है और एक चाइनीज है। हमारी पाकिस्तानी जो है वो सबसे लो पे पकती है। ठीक है, पाकिस्तानी लो टेम्परेचर पे, जितना कम टेम्परेचर पे इसे पकाएंगे उतना ज्यादा जबरदस्त होगा। वैसे ये अब कलर चेंज करना शुरू इसने कर दिया, प्याज का कलर चेंज होना शुरू हो गया। तो अब इसके अंदर मैं डालूंगा तकरीबन 2 टेबलस्पून हरा धनिया, ठीक है, बिल्कुल चॉप किया हुआ। और उसके बाद 1 कप शिमला मिर्च चॉप की हुई, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा फ्राई करेंगे, सौते करेंगे, ताकि जो शिमला मिर्च का कलर है वो रिटेन रहे, ग्रीन ही रहे, वो जो डल ग्रीन हो जाता है वो ना हो जाए। वो तब होता है जब जरा टेम्परेचर ज्यादा हो, तब वो नहीं मिलने देना हमने जी, टेम्परेचर इसका अच्छे से रखना। उसके बाद इसके अंदर 1 कैन जो है वो मैंने लोबिया का लिया है, राजमा का। टाइम की शॉर्टेज की वजह से, वरना आप इस तरह कर सकते हैं कि आधा कप लोबिया लीजिएगा, उसको पानी के अंदर भिगो दीजिएगा रात को, सुबह को उसको सिर्फ थोड़ा सा नमक डाल के आपने इतना बॉईल करना है कि वो मैश हो जाए, मतलब आप दबाएं हाथ से तो वो बिल्कुल मैश हो रहा हो। अब ये भी इसके अंदर हम डाल देंगे, ठीक है। बिल्कुल, आज तो बड़ी जबरदस्त मतलब वेजिटेबल से आप प्रोटीन अपनी इनटेक पूरी कर रहे हैं और ये बड़ी अच्छी चीज है। ऑर्गेनिक सोर्स आपका हो और ऑर्गेनिक सोर्स के साथ आप न्यूट्रिशनल वैल्यू भी अभी देखेंगे। ये मैक्सिकन कुजीन से है, लेकिन उनकी वेजिटेरियन रेसिपी है, बिल्कुल बिल्कुल, चिकन नहीं है। हालांकि मैक्सिकन स्टेक्स बड़े फेमस हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। और देखा जाए तो जिस तरह हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर कई लोग ऐसे हैं जो अंडा नहीं खाते, दूध नहीं पीते, या दूध दही से बनी प्रोडक्ट नहीं खाते, तो ये उसी तरह वहां पे भी ऐसा है कि चिकन नहीं खाते, मीट नहीं खाते, तो उनके लिए अब 2 टेबलस्पून इसके अंदर केचप जाएगी, ठीक है। और उसके साथ जाएगी तकरीबन 4 टेबलस्पून मायोनीज, ओके, ठीक है। मायोनीज के बाद इसके अंदर सिंपल से मसाले हैं। अच्छा, ये वैसे पेस्ट तैयार होती चली जा रही है जी। उसके बाद जो मसाले हैं उनमें आधा चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर, ठीक है, और साथ में 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च का पाउडर, ठीक है। और नमक जो है वो मैं डालूंगा ½ टीस्पून, क्योंकि मायोनीज में भी नमक होता है, केचप में भी होता है, और चीज ऑलरेडी सॉल्टी है, ठीक है। आधा चाय का चम्मच मैंने नमक डाल दिया। अब आप इसको अच्छी तरह से मिक्स करें, और मिक्स करने जब तक ये आप देख रहे हैं कि एक सॉस बनती जा रही है। अब लास्ट पे हम इसके अंदर ऐड करेंगे हमारा ½ कप या तकरीबन आधा क्यूब जो होता है चीज का, मोटा मोटा काट लें, ग्रेट करने की जरूरत नहीं है। अब सिर्फ इसको इतना कुक करना है कि सारी चीज जो है वो मिक्स हो जाए। जी, बड़ा जबरदस्त बन गया ये। मैं चाहता हूँ आप इसे कंटिन्यू करें ताकि हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं मैं थोड़ा उनका भी ख्याल रख सकूं, उनसे भी गुफ्तगू कर सकूं। तो जैन और अजहर हमारे साथ मौजूद हैं, पोइट्री से रिलेटेड हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं खाने शाने इनको भी काफी पसंद हो गया। आज टेस्ट करवाते हैं जनाब हमारे शेफ की तरफ से जो बनाया जा रहा है वो। तो अजहर साहब की तरफ चलूंगा। अजहर साहब, क्या कहेंगे, आपकी इंडस्ट्री काफी अनप्रेडिक्टेबल है, प्रेडिक्टेबल इसे बनाने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव भी लेने चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ जो 12 कंपनीज इनकी जांच से बताई गई थी, जैन की जांच से, कि जो चूजे फराम करती है आपको, उन पे चेक एंड बैलेंस रखने की बजाय जो है वो सारा ऑल ओवर द फैसलाबाद या पाकिस्तान जो या पंजाब के अंदर जो सिस्टम देखा जा रहा है वो उसे ऑब्जर्व किया जा रहा है। जिनको ऑब्जर्व करना चाहिए उनको ऑब्जर्व नहीं किया जा रहा।
तो क्या कहेंगे इस हवाले से, अगर उनके ऊपर ऑब्जर्वेशन जरा स्ट्रांग हो जाए, उनकी पकड़ जरा मजबूत हो जाए गवर्नमेंट के अदारों की, तो उससे रेट भी मुनासिब हो सकता है और जो आपको परेशानियों का सामना है वो भी दूर हो सकती है? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा जी, अगर तो रेट मुनासिब करना है आपने, उसके लिए सबसे पहले इसकी कॉस्ट कम करनी पड़ेगी आपको, कि फीड इतनी महंगी है, आप किस तरह इसको मैनेज करेंगे जब तक हमें। अच्छा, फीड महंगी क्यों है, इस पे चले। फीड महंगी इसलिए, ग्रेन महंगे हैं, आपका इंपोर्ट, उसमें काफी सारी चीजें हैं जो ग्रेन इंपोर्ट हो रहे हैं। अच्छा, ये यहाँ पे कास्ट क्यों नहीं की जाती? मतलब अगर इंडस्ट्री है और इतनी फ्लरिश कर रही है ये इंडस्ट्री हमारे पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर, तो इसका जो ग्रेन है वो यहाँ पे क्यों नहीं बोया जाता, यहाँ पे क्यों नहीं कास्ट किया जाता? ये जो ग्रेन है, ग्रेन के लिए कुछ एरिया है, जिस तरह आप सरगोदा में आप किन्नू ग्रो कर सकते हैं, फैसलाबाद में नहीं कर सकते। इसी तरह इसका मेन इंग्रेडिएंट है मेज, जिसको मकई कहते हैं, और सेकंड है सोयाबीन। सोयाबीन आप पाकिस्तान में अगर करेंगे वो टॉक्सिन वाली है, उससे और ज्यादा इंडस्ट्री को नुकसान होगा। इसलिए सोयाबीन मेनली इंपोर्ट होती है ब्राजील, अर्जेंटीना और अमेरिका से। वो डॉलर की फ्लक्चुएशन, डॉलर इतना ऊपर चला गया जिसकी वजह से उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा चली गई। आपके एंटीबायोटिक्स हैं, इसके अलावा ग्रोथ प्रमोटर हैं और काफी चीजें हैं जो इंपोर्ट हो रही हैं। अच्छा, स्टीरॉइड्स का भी इस्तेमाल किया जाता है इनको? इसके अंदर नहीं स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल। बहुत सारे लोग इस चीज की मिथ है जहन के स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल किया जाता है इनको। ये वेरी लेमन क्वेश्चन, हर बंदा ये पूछता है हमसे। हम जहाँ पर भी जाते हैं ना जी, किसी महफिल में बैठ जाए तो हमारे साथ हर बंदा ये वाला सवाल पूछता है। इस तरह की ना जी कोई बात, इसको इस तरह मैं आपको बताऊंगा कि इन मेडिकल टर्म्स, कि जो चिकन है ना जी, वो 5 टाइम्स मोर सेंसिटिव है जी एक ह्यूमन बॉडी से, और स्टीरॉइड्स हमारा जिस्म बर्दाश्त नहीं करता, तो इट इज इम्पॉसिबल कि वो बर्दाश्त कर सके इसको। लेकिन ये मिथ तो है, लेकिन ये सच्चाई भी है कि स्टीरॉइड इस्तेमाल सम प्लेसेस पे किए जाते हैं। बिल्कुल, स्टीरॉइड इस्तेमाल कहीं पर भी नहीं होते हैं। 0%। इट इज ए जेनेटिकली इंप्रूव्ड ब्रीड जो कि हर तरह की सब्जी में भी पाई जाती है। ठीक है जी, आप जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया है। एब्सोल्युटली। जब 1980s के अंदर जब जीन्स का बेसिकली आपको डीएनए का जब दरियाफ्त उसकी हुई थी, उसके बाद ये वाली सारी आई थी, बायोटेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया गया। उसके बाद ही फिर सारी जितनी भी आप इनोवेशन देख रहे हैं ना, उसके बाद पैदा हुई। अगर वो उस टाइम डीएनए दुनिया के अंदर जो अभी तक की जो बड़ी 10 दरियाफ्त है ना जी, उनमें से एक वन ऑफ द बिगेस्ट वो भी है, क्योंकि उसकी वजह से आज हम सब यहाँ पर चिकन पक रहे हैं या सब्जियां जो हैं वो डिकोड किए जाते हैं, जो उनकी डिकोड करने की वजह से जो अच्छे जीन्स हैं उनको इस्तेमाल करके एक ऐसी ब्रीड बना दी जाती है, एक ऐसी ब्रीड बनाई जाती है। फिर उस ब्रीड को आप देखें, आप यकीन करें कि इधर बैठा हुआ मैं तो मुझे शायद थोड़ी सी गर्मी फील हो रही है। आप कभी एक कंट्रोल शेड विजिट करें, उनका टेम्परेचर आप चेक करें, उनको फीड की क्वालिटी आप चेक करें, उनको अगर कोई मेडिसिन डल रही है वो चेक करें, आप उनका एक माहौल एनवायरनमेंट देखें। इसीलिए उसको एनवायरनमेंट कंट्रोल बोलते हैं कि आप जाके देखें कि जितना उस पर पैसा खर्च हो रहा है उसकी सेहत के लिए, तो वो कैसे अगले इसकी सेहत खराब कर सकता है। और अगर ये इतनी बड़ी मिथ है, अगर इतना ही बड़ा इसमें अंदर प्रॉब्लम हो, तो इंटरनेशनली सबसे जो ज्यादा प्रोटीन की आपकी जो पूरी की जा रही है सोर्स ऑफ प्रोटीन, वो चिकन है। तो इंटरनेशनल, अभी जी आपको मिसाल छोटी सी दूंगा, एक कंपनी ऑडी थी आई गेस, या जर्मन कंपनी थी, व्हीकल्स की, उसमें एक ब्रेक्स का इशू आ गया। वो ऑल ओवर द जो पूरी दुनिया के अंदर उसको उन्होंने वापस किया, उनकी डीलरशिप्स पे वापस गई, उनको पैसे दिए गए और सारा कुछ उनको कस्टमर्स को वापस किया सेफ्टी की वजह से। अब क्या आपका ख्याल है कि अगर इसमें इतना बड़ा प्रॉब्लम हो, अगर इससे लोगों की जानों को खतरा हो, या जो आप सुनने में केसेस भी सामने आने चाहिए, फिर केसेस सामने आए, इसको दुनिया बंद करेगी सबसे पहले। हम तो बहुत पीछे की मतलब आते हैं, पहले सबसे पहले आपके अमेरिका बंद करे, कोई आपके यूरोपियन कोई कंट्री इसको बैन करे। आप मुझे समझ में नहीं आता कि हर जगह आप बाहर कहीं जाएंगे, आप यू गो इन द रेस्टोरेंट, सबसे पहले कहते हैं जी मुझे चिकन फिले दे दें, मुझे चिकन सैंडविच दे दें, हर जगह आप चिकन खा लें जाके। लेकिन जो पाकिस्तान में अब एक्चुअली में देर इज ए पर्टिकुलर क्लास, वो 5-10% लोग हैं, वो जो सारे आप कह रहे हैं ऑर्गेनिक, वो एक स्टेटस सिंबल भी बन चुका है, एक जनरेट कर रखा है अपने सर पे। सर इट इज ए बिजनेस, ऑर्गेनिक भी अब कारोबार है ना जी। जी। जब आप अभी अगर हमारे को अपने ऑर्गेनिक बोलेंगे तो ऑर्गेनिक कारोबार चलेगा ना जी। तो वो मैं समझता हूँ अगर इसमें इतना बड़ा मसला हो तो यार हम खुद क्यों खाएंगे, मतलब कि मैं क्यों खाऊंगा जी। मैं अपने घर पे, हमारे आप आएंगे, मेरे आपको दावत दूंगा, आप कभी आए उधर, हमारे चिकन चलता है, हर बच्चा चिकन खाता है। नहीं, चिकन देखें, मतलब एज अ साइंटिस्ट भी पीएचडी कर रहा हूँ बायोटेक्नोलॉजी में, मुझे पता है, हमें बताया जाता है कि जितना चीप सोर्स प्रोटीन का आपका चिकन है उतना कोई भी नहीं है। और खास तौर पे बरे आजम एशिया की बात की जाए तो इससे प्रोटीन सिक
बरे-आज़म समझा मेल जाता न्यूट्रिशन के है हवाले से और बहुत प्रोटीन सिक होने की वजह से हमारे बरे-आज़म एशिया के लोगों की हाइट का बहुत ज्यादा मसला है। बहुत फर्क है। आयरलैंड के लोगों की बात कर लें तो वहां पे आप देखेंगे कि एवरेज हाइट जो है वो 6 फीट से ज्यादा है, विच मीन उनका कहना है कि उनकी ब्रेड तक को आयरन से फोर्टिफाइड किया जाता है, यानी आयरन की अब्जॉर्प्शन उनकी बॉडी के अंदर जब नॉर्मल होती है, प्रोटीन की अब्जॉर्प्शन नॉर्मल होती है, तो अल्टीमेटली उनकी ग्रोथ फैक्टर बड़े एक्टिव हो जाते हैं बॉडी के अंदर और 6 फीट से ज्यादा हाइट उनके औरतों की भी 5'10", 5'11" तक होती है। तो इसका मतलब यह है कि हमें भी इस चीज पे नजरसानी करनी चाहिए और प्रोटीन सिक बरे-आज़म को हमें प्रोटीन रिच बरे-आज़म के अंदर ट्रांसफर करना चाहिए। इसके अंदर ना जी अब हम लोग काफी एज एन इंडस्ट्री या जिसमें हमारी दो एसोसिएशन है, एक ब्रॉयलर फार्मिंग की एसोसिएशन है, एक पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन है। मैं माजूद चाहूंगा, आपकी बात काट रहा हूं, हमारे शेफ यहाँ पे मौजूद हैं, तो मैं चाहता हूं जल्दी जल्दी 1 मिनट का 30 सेकंड का बल्कि टाइम है हमारे पास, तो जो डिश रेडी हो चुकी है उसे लेके यहाँ पे आए ताकि हम प्रेजेंट कर सकें उसे। तो जितनी देर प्रेजेंट कर रहे हैं नाज़रीन, तो उतनी देर हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद थे, जैन साहब आपका बहुत शुक्रिया आज के शो के अंदर आए, अजहर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया आप भी शो के अंदर आए, और अब्दुल रहमान आपका भी बहुत शुक्रिया आप आज के शो के अंदर आए और आपने खास तौर पे बहुत सारी मुफीद इंफॉर्मेशन है जिससे हमें आगाह किया। तो नाज़रीन देख सकते हैं आप पैटीज तैयार हैं, सैंडविचेस तैयार हैं और बड़ी खूबसूरत सैंडविचेस हैं जो कि हमारे शेफ जो हैं उनकी जान से तैयार किए गए हैं। तो इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से अपने मेजबान हन्नान बुखारी को दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह कल होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।